की पर्सनालिटी को बताए एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उस लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, किन किन लेखकों का, और उसने क्या क्या लिटरेरी आउटपुट दिए हैं। जो बायोग्राफी है वो एक आर्ट है, और जिस प्रकार पोएट की एक स्टाइल होती है, एक ओरिजिनलिटी होती है, उसी प्रकार से बायोग्राफर का भी यही काम होता है। उसको अपना यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, और उसको ऐसा करने के लिए, मतलब बायोग्राफीज लिखने के लिए अच्छी बायोग्राफीज को पढ़ना चाहिए। अब सेकंड जो इसी में टॉपिक था वो था हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ एंड टेक्निक, तो हम उसको अब डिस्कस करेंगे। तो देयर इज़ नो नीड saying that every literary work has two aspects, form and content। जो एक क्रिएटिव राइटर होता है ना, तो वो अपना कच्चा माल का मतलब ये है कि उसका ऑब्जर्वेंस, वो जहाँ है वो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, क्योंकि पोएट जो है, जो एक राइटर होता है, वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके या तो वो डायरेक्ट वैसे ही लिख देगा जैसे उसने देखा, या तो फिर अपनी इमेजिनेशन भी उसमें डालेगा। तो वो अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है ना, कहाँ से, लोगों से, या किसी इवेंट में गया, वहाँ उसने देखा कुछ, और फिर उसको पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी का फॉर्म दे देता है, और वो एक अलग तरीके से, ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि वो उसकी एक टेक्निक बन जाती है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड बन जाता है, उसका एक मीनिंग होता है, मीनिंगलेस नहीं होता है उसका कोई भी वर्क। फॉर एग्जाम्पल, Shelley's Prometheus Unbound is certainly the story of Prometheus's freedom, but this freedom is not of our Titan, but of the entire humanity. Beyond this, it is a world's drama based upon the idea of equality, liberty and fraternity of the French Revolution। उसी प्रकार से जो स्कारलेट लेटर है, वो एक नॉवेल है जो किससे डील करती है, हाइपोक्रेसी ऑफ प्यूरिटनिज्म इन न्यू इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हर एक वर्क का मीनिंग है, कहीं ना कहीं हमको उसको ढूंढने की ज़रूरत है। हर राइटर का एक थीम होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है उसके वर्क में। कभी कभी ये आइडिया हमको साफ दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। जैसे जेन ऑस्टन की जो नॉवल है वो लव और मैरिज के बारे में है, लेकिन हमको उनके विचारों को समझने के लिए हमें डैनियल डिफो, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन और फैनी बर्नी को भी पढ़ना पड़ेगा। There is a difference between literature and other modes of writing, such as philosophy, history, economics, psychology and sociology। इन दोनों के बीच डिफरेंस है, क्योंकि जो एक फिलोसोफर होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा या हिस्टोरियन होगा, तो वो डाटा को सिर्फ कलेक्ट करेगा और इंटरप्रेट कर देगा अपने हिसाब से, लेकिन एक क्रिएटिव राइटर ऐसा नहीं करता। लेकिन आइडियाज़ तो होंगे उसके पास, लेकिन वो सब एक भाग होंगे ह्यूमन ड्रामा के, मतलब उसमें जो राइटर है वो अपना भी इमेजिनेशन जोड़ेगा, अपना कुछ उसमें डालेगा, तभी वो चीज़ उसकी ओरिजिनल हो पाएगी। डिकेंस हार्ड टाइम्स इज सर्टेनली अ क्रिटिसिज्म ऑफ utilitarianism, but it is different from Ruskin's unto this last. So is the case of Man and Superman. The life force theory is not discussed in the way it is done in Bergson's writing or the preface to the play. Since in our age many developments have taken place and politics, philosophy, economics, linguistics, psychology, anthropology, sociology and history have become highly specialized branches of knowledge and have influenced both creative writers and literary critics.
We shall study the new methods of research and interpretation of ideas. अब हम टेक्निक को देखेंगे कि टेक्निक क्या है। टेक्निक का मतलब क्या है कि तरीका, ऑर्गेनाइज करने का, जो भी मटेरियल हमने कलेक्ट किया है। हर राइटर का अपना तरीका होता है ऑर्गेनाइज करने का या स्ट्रक्चर करने का मटेरियल जो उसने कलेक्ट किया है, लेकिन जो मेथड है वो ना ही इरेटिक होनी चाहिए ना ही ओरिजिनल होनी चाहिए। वो ट्रेडिशन से संबंधित होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा भी ना हो कि पूरी तरीके से ही अलग हो और ऐसा भी ना हो कि पुराने चीज़ों का उसमें समावेश ही ना हो। मतलब कि ट्रेडिशन के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो उसमें होने चाहिए। जो अलग अलग जॉनरा होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी डेवलपमेंट है फोक टेल का, नॉवेल डेवलपमेंट है रोमांस का। तो जो ग्रेट राइटर होते हैं वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने कुछ इनोवेशंस भी करते हैं। जैसे शेक्सपियर जो हैं वो इटालियन ट्रेडिशन से डेविएट हुए थे अपने सॉनेट्स में। जैसे इटालियन सॉनेट्स लिखी जाती थी वैसे वो नहीं लिखते थे, और ना ही उन्होंने कभी भी 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया जो एक क्लासिकल प्रिंसिपल है। टेक्निक्स में आता है नरेशन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टराइजेशन, सिंबोलिज्म एंड इमेजरी। और नॉवेल्स और प्लेस में यूज़ होता है इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, मैजिक रियलिज्म और सररियलिज्म, है ना। और इंटीरियर मोनोलॉग भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो अगर हमको टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे कैरोलिन स्पर्जियंस की शेक्सपियर्स इमेजरी एंड व्हाट इट टेल अस, जी विल्सन नाइट्स की द व्हील ऑफ फायर, विलियम एम्पसन की द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, और मैरी लसेल्स की जेन ऑस्टन एंड हर आर्ट आर स्टडीज इन टेक्निक। ये इम्पॉर्टेंट बुक है। ऑथर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, स्टाइल, यूज ऑफ सिंबल्स एंड इमेजरी, नैरेटिव टेक्निक, आयरनी और पोएटिक डिक्शन पर जो रिसर्चर है वो रिसर्च कर सकता है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक इजी टास्क नहीं है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कैरेक्टर है तो वो मिथिकल है, हिस्टोरिकल है या लिटरेरी फिगर है। रिसर्चर को एक कंपैरिजन करना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर और उन कैरेक्टर्स के बीच जो अंडर स्टडी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शेक्सपियर ने बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने प्लूटार्क्स लाइफ से लिए हैं, जो उसने रोमन प्लेस लिखे हैं उन्होंने उसमें। तो रिसर्च करते समय प्लूटार्क्स लाइफ को पढ़ना चाहिए, और जो हिस्ट्री ऑफ रोम पर बुक होगी उसको भी पढ़ना चाहिए। उससे हमें मालूम चलेगा कि जो शेक्सपियर है वो अब जो प्रोटोटाइप है उससे कहाँ तक डेविएट हुए हैं और कहाँ तक वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हुए हैं। जेन ऑस्टन के अगर आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च करनी है तो रिसर्चर को पहले प्लॉट कंस्ट्रक्शन की मेथड देखनी पड़ेगी, डैनियल डिफो से लेकर फैनी बर्नी तक, है ना। किसी भी पीएचडी रिसर्चर को, रिसर्च स्कॉलर को एक इंडिविजुअल राइटर तक ही सीमित नहीं रहना है, उसको हर राइटर के हर टेक्निक को पढ़ना चाहिए। एक न्यू मेथड डेवलप की गई कर्टिस ब्रैडफोर्ड और जॉन स्टॉलवर्दी के द्वारा कि जो एक टेक्स्ट है उसके डिफरेंट ड्राफ्ट्स को पढ़ा जाए, उसकी स्टडी किया जाए और उनको कंपेयर करके ये बताया जाए कि फाइनल ड्राफ्ट कैसे पहुंचा था। तो जो वर्ड उसमें डिलीट हुए होंगे, फ्रेज और कुछ वर्ड रिप्लेस हुए होंगे, फ्रेजेस भी रिप्लेस हुए होंगे, तो हमको इससे ये मालूम चलेगा कि ऑथर की टेक्निक क्या थी, क्या कैसे वर्ड हटाना है, कैसे कहाँ क्या चीज़ रखनी है। तो इससे हमको ये मालूम चलेगा। जब हम किसी चीज़ को बनते हुए देखते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में
आती है, अगर हम साड़ी को बनता हुआ देखें तो हमको फिर उसकी पूरी डीप नॉलेज हो जाएगी कि हाँ साड़ी कैसे बनती है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि फाइनल ड्राफ्ट कैसे बना होगा किसी टेक्स्ट का, तो वो सारी चीज़ें निकालो, वो प्रोसेस निकालो कि वो पहले क्या था, उसने क्या किया, क्या क्या चीज़ें हटाई, है ना, उसने क्या किया। तो यहाँ पे वो प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं ना। इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो टेक्निक है वो ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये जान लिया कि लिखना कैसे है लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बोलना कैसे है, कैसे कहें, कुछ कहने के लिए नहीं है, तो फिर ये वर्थ लिटिल हो जाएगा, है ना। तो द वैल्यू ऑफ स्टडीज technique lies in the contribution they can make to a fuller understanding on the part of the reader and the help they can give to the potential author.